स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैप्टर टू लर्न। मेरा नाम है रोहित। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको थर्ड चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, उसमें ग्राफ के बारे में बताया था, ग्राफ कैसे बनता है ना। मतलब कौन सा ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, कोइंसिडेंट होगा या फिर पैरेलल होगा। यहाँ पे अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं आज। एक्सरसाइज 3.1। 3.1 पहले कुछ और थी, लेकिन अब सिलेबस चेंज हो गया है। इस वजह से अब ये आपके 3.1 एक्सरसाइज होगी। ठीक है, तो मैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। देखो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी कि पहले हमें इक्वेशन बनानी है और फिर उसका आंसर निकालना है ग्राफिकली। फिर उनका आंसर निकालना है ग्राफिकली। ठीक है, चलिए पहले इक्वेशन बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in the mathematics quiz if the number of girls is 4 more than the number of boys। मतलब एक 10th क्लास के स्टूडेंट्स ने 10 बच्चे हैं टोटल। ठीक है, 10th क्लास के स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स क्विज के अंदर पार्टिसिपेट किया। टोटल 10 बच्चे हैं। टोटल कितने हैं? 10 बच्चे हैं। उसमें कुछ लड़कियां हैं तो कुछ लड़के हैं, और बोला लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा हैं। यानी कि लड़कियां ज्यादा है किससे? लड़कों से। कितनी? 4। क्लियर है। कौन कितना है वो नहीं पता। तो पहले मान लो कि आपकी नंबर ऑफ गर्ल्स जो है, नंबर ऑफ गर्ल्स वो x है, और जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो y है। लेकिन टोटल बच्चे कितने हैं? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। भाई ये बॉय गर्ल्स हो गए, ये बॉयज हो गए। टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। फिर क्या बोल रहा है? फिर बोल रहा है कि गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा हैं। तो मतलब क्या है कि लड़की और लड़कों का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो 4 है। अब आगे लड़की क्यों लिखा? क्योंकि लड़कियां ज्यादा हैं। हमेशा बड़े में से ही तो छोटा नंबर माइनस होता है। तो लड़कियां ज्यादा है मतलब लड़की वाली संख्या बड़ी है, इसलिए x माइनस वाई लिखेंगे। दो इक्वेशन बन गई आपकी। अब इसमें आपको ग्राफ से इसका सॉल्यूशन निकालना है। ग्राफ से इसका सॉल्यूशन निकालना है। अब देखो पहले तो ग्राफ बनाना सीखते हैं थोड़ा सा, है ना। मैं यहाँ पे हल्का सा बता देता हूँ कैसे बनाना होता है ग्राफ। इक्वेशन फर्स्ट का बनाते हैं पहले। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो क्या मैं y को यहां छोड़ के x को यहां लेके आ सकता हूँ? माइनस का हो जाएगा। अब ऐसे आप एक टेबल बना लो, और हमेशा ध्यान रखना ग्राफ बनाते टाइम हमेशा 3 सॉल्यूशन ही निकालना, ना 3 से कम ना 3 से ज्यादा। रीजन है इसका, अगर आप 2 सॉल्यूशन बनाओगे तो आपको हमेशा यही लगेगा कि ग्राफ आपका ठीक है, लेकिन 3 सॉल्यूशन निकालोगे तो अगर गलत होगा तो आपका गलत ग्राफ आ जाएगा। बताऊंगा भी कैसे आगे। ठीक है, पहले वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू 5 रखेंगे यहाँ पे, तो y की वैल्यू भी 5 ही हो जाएगी। अगर ऐसे 10 x की जगह 5 रखा तो y इज इक्वल टू 10 में से 5 गया 5 हो गया ना। अब x की जगह मान लो अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूं, x की जगह यहाँ पे 4 लिख दूं, यानी कि अब x मैंने 4 लिखा है ना, तो y की जगह अब क्या आएगा? तो अब y हमारा 6 हो जाएगा, तो y की जगह 6 आ गया। अब अगर x की जगह मैं 6 ले लूं तो y की जगह क्या हो जाएगा? अब 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाओ, या फिर एक काम करो ग्राफ नीचे बनाते हैं, इसकी दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व कर लो पहले ही पर ही। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? y प्लस 4, है ना। y को मैं इधर लेकर आ गया, मर्जी है आपकी, आप x को भी लेके आ सकते हो, y को भी लेके आ सकते हो। मैं यहाँ पे y को ले आया। चलो फिर दोबारा ग्राफ बनाओ अब इसका, मतलब टेबल। 3 वैल्यू रखनी होती है x y। अगर मैं y की जगह 1 रखूंगा तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर मैं y की जगह 2 रखूंगा तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। अगर मैं y की जगह 3 रखूंगा तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी। ठीक है, चलो अब बनाते हैं हम आराम से ग्राफ। अब देखो ग्राफ कैसे बनाना होता है हमें। इस पे देखो मैं रफली बना रहा हूँ, तो थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है, आप लोग ग्राफ पेपर पे बना के ट्राई करना, और मुझे मेरे इंस्टा या टैली पे एक बार सेंड कर देना, तो वहां पे मैं चेक कर लूंगा आपका ग्राफ ठीक है या नहीं। और मेरा टैली
और मेरा इंस्टा का जो वो है लिंक, वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल के बायो में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं और मुझे भेज सकते हैं अपने डाउट्स को, या फिर अपना जो क्वेश्चन है कि हाँ भी आपको वेरीफाई करवाना हो कि आपका ग्राफ ठीक है या नहीं, तो आप मुझे वहाँ सेंड कर देना, मैं चेक करके आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। नीचे माइनस की वैल्यू होती है, -1, -2, -3। देखो, अब ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा वाई एक्सिस होता है। तो चलो पहले वाला ग्राफ बनाते हैं। एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू भी 5। एक्स 5 ये रहा, वाई 5 ये रहा, तो बिल्कुल सीधी सीधी लाइन देखेंगे और वहां पे ऐसे डॉट लगा देंगे, ठीक है। पहले वाले का ग्राफ बना रहा हूं मैं। दूसरे में एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 6। एक्स की वैल्यू 4 ये रही, वाई की वैल्यू 6 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सीधे सीधे यहाँ से x4 ऊपर से, तो ऐसे ऊपर से देखते हुए चलोगे आप, है ना, तो आ जाएगा आपका थोड़ा सही से, है ना। यहाँ पे मैं बना नहीं पा रहा हूँ क्लियर, तो आप लोग ऐसे ही कर लेंगे। फिर x की वैल्यू 4 है, वाई सॉरी x की वैल्यू 6 है, वाई की वैल्यू 4 है। x की वैल्यू 6 है, वाई की वैल्यू 4, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा कहीं पे, है ना, ए इधर। अब यहाँ पे बना लो इसको। उसके बाद ये जो ग्राफ आपका है इसे आप बना लोगे यहाँ पे। कैसे? स्ट्रेट लाइन बनेगी आपकी कुछ इस तरीके से, ऐसे, ठीक है ना। ये आपका एक ग्राफ बन गया। अब दूसरे वाले की बारी। x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, मतलब यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। फिर x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 6 ये रही, y की वैल्यू 2 यहाँ पे आ जाएगा। फिर x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3 यहाँ पे कहीं आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा आई थिंक, है ना। ये इस लाइन के ऊपर ही कर दें। एक मिनट रुको, ये यहाँ की जगह यहाँ हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। नहीं रुको, और नीचे होना चाहिए दो। ये नहीं है ना दो, ए यहाँ पे आएगा 2 और 6 और 4, और एक यहाँ ना आके यहाँ आना चाहिए। इसे मिटा देते हैं, ठीक है। अब इसे बनाओ, तो ये कुछ इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आएगी आपके, ठीक है। फिर जहां पर ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहीं से इधर सीधे सीधे चलो तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, और इधर सीधे आ जाओ तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यही आपका x और y का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसने बोला ना ग्राफिकली आप अपने आंसर्स बताओ, तो ग्राफिकली हमने बता दिया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो वैसे एक बार चेक कर लेना अपने आंसर को। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा आगे पीछे हो गया हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको इस पे रफली बनाया है ना। अगर मैं ग्राफ पेपर पे बनाता तो प्रॉपर एग्जैक्ट आंसर आता। बनाने का तरीका आपको पता चल गया ना, ऐसे ही बनाना है। और जहां तक है कि सॉल्यूशन ठीक होगा, है ना। एक्स की वैल्यू 7 और वाई की वैल्यू 3 ही आएगी। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, आई एम राइट, है ना। इसका देखो ना, इसको आप वेरीफाई कर लो। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई आपकी 7, y की वैल्यू कितनी आई आपकी 3। तो अब देखो वेरीफाई करने के लिए आप कैसे कर सकते हैं यहाँ पे वेरीफाई। ये वेरीफाई का भी ऑप्शन आपको दिख गया। देखो वेरीफाई आप ऐसे करोगे, आपको क्या बोला गया था, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 10। तो देखो 7 और 3 कितना हुआ, 10 हुआ ना, हुआ तो टोटल 10 हुए नहीं हुए। फिर दूसरी क्वेश्चन क्या थी कि लड़कियां और लड़कों का अंतर 4 है। तो भाई लड़कियां 7 है, लड़के 3 है, तो देखो 4 अंतर आगे नहीं आ गया, है ना। तो यानी कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, यानी कि ग्राफ मेरा सही बना है एकदम, ठीक है। तो इसी तरीके से ही आपको ग्राफ बनाना होता है। समझ में आ गया ग्राफिकली। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं अब इसका। इसे मैं पहले यहाँ से इरेज कर देता हूँ, है ना। फिर यहीं पर ही मैं आपका सेकंड क्वेश्चन कर देता हूँ। आप लोगों को अगर नोट करना हो इसे, तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके आराम से नोट कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो आपको दिख जाएगा जो मैंने इरेज किया है अभी, ठीक है। अभी आप सेकंड क्वेश्चन देखेंगे इसमें। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। यानी कि एक बंदे ने 7 पेंसिल और सॉरी 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदे। अब कितने की एक पेंसिल है, कितने का एक पेन है, हमें नहीं पता, है ना। तो मान लो कि जो पेंसिल का जो प्राइस है, पेंसिल का जो प्राइस है वो x है, और जो पेन का प्राइस है वो y है ना। अच्छा एक बात, तो 5 पेंसिल, अगर मान लो एक पेंसिल आप 2 रुपए की ले रहे हो, एक पेंसिल कितने की है 2 रुपए की, तो 5 पेंसिल कितने की हो जाएगी, 2 पंजे 10 रुपए की, है ना। यानी कि मल्टीप्लाई करके टोटल पैसे कितने देने हैं वो आ जाएगा, है ना।
अब यहाँ पर भी वही भाई 5 पेंसिल लेनी है, एक पेंसिल x रुपए की है, तो टोटल पेंसिल के पैसे कितने हो गए 5x, है ना। टोटल पेंसिल के पैसे कितने हो गए 5x हो गए। अब ऐसे ही अगर पेन भी लेना है आपको तो 7 पेन लेना है, पेन का प्राइस क्या है y, तो पेन के पैसे कितने हो गए 7y। इस तरीके से टोटल उसने दुकान वाले को 50 रुपए दिए हैं, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन में क्या कह रहा है, अब 7 पेंसिल है और 5 पेन है और इनका प्राइस 46 रुपीज है। ये इक्वेशन आपकी दूसरी हो गई। अब यहाँ पे वही x और y की वैल्यू निकालेंगे आप और ग्राफिकली अपना आंसर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। आपको ग्राफ बनाना आप समझ में आ गया ना, तो आप इसका ग्राफ बनाएंगे, फिर इसका ग्राफ बनाएंगे, इसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, जहां पे भी लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वही एक्स और वाई की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये लोग खुद करेंगे और मुझे बताएंगे अपना आंसर सभी, ठीक है। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2, c1/c2, find out whether the line representing the following pair of linear equation intersecting at a point पैरेलल या कोइंसिडेंट, ठीक है। यानी कि जो ग्राफ बनेगा वो आपका कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। 3 तरह के ग्राफ बनाए थे मैंने, वही तीनों में से आपको बताना है कि इनमें कौन कौन सा ग्राफ बन सकता है, ठीक है। चलो मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखो अब यहाँ पे करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल में 0। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 7x प्लस 6y माइनस का 9 इक्वल में 0। तो a1 क्या है आपका 5 और b1 क्या है आपका -4, c1 क्या है आपका 8। पहले मैं वैल्यू लिख रहा हूँ सबकी, ठीक है। a2 कितना है आपका 7, b2 कितना है आपका 6, c2 कितना है आपका -9। अब आपको निकालना है पहले a1/a2। तो a1 की वैल्यू 5, a2 की वैल्यू 7। अब निकालो b1/b2, b1/b2 तो -4/6 यानी कि 2/3 माइनस का। अब आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्यों भाई आपका यही बराबर नहीं आया, तो आगे क्यों निकाल रहे हो फिर, है ना। तो अब यहां लिख सकते हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये कंडीशन कौन सी होती है आपकी, इंटरसेक्टिंग ग्राफ। कौन सी, इंटरसेक्टिंग। ये आप याद कर लेना, ठीक है। जो मैंने लिखवाया था फर्स्ट क्लास, जिन्होंने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है 3rd चैप्टर की, आप वो पहले वीडियो देखें, उसके बाद फिर ये एक्सरसाइज करें, ज्यादा अच्छे समझ में आएगी, ठीक है। वहां पे मैंने इसका बेसिक बताया, यहाँ पे मैं एक्सरसाइज करा रहा हूँ। तो ये ग्राफ हो गया आपका इंटरसेक्टिंग। अब अगर मान लो दूसरी इक्वेशन का चेक करना हो तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरी का भी चेक कर लेते हैं। इक्वेशन है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल में 0। और दूसरी इक्वेशन क्या है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल में 0। चलो वही a1/a1 b1 c1 सबकी वैल्यू लिख दें। a1 कितना है 9, b1 कितना है 3, c1 कितना है 12, a2 कितना है 18, b2 कितना है 6, c2 कितना है 24। चलो अब a1/a2 निकाल लो। a1 की जगह 9, a2 की जगह 18, कट के क्या आ गया 1/2। b1/b2 3/6, इसकी वैल्यू क्या आ गई अगेन 1/2। यहाँ पे c1/c2 12/24, कट के क्या आ गया अगेन 1/2। तो तीनों इक्वल आ गए ना, सब 1/2 1/2। इसका मतलब क्या है कि a1/a2 इक्वल आ गया b1/b2 इक्वल हो गया c1/c2। तो इसमें ग्राफ कौन सा बनता है हमारा, ये होता है कोइंसिडेंट, ठीक है। ऐसे ही अब इसका लास्ट थर्ड पार्ट रह गया, ये आपका होमवर्क के लिए दे देते हैं, ठीक है। आप इसे जरूर ट्राई करना, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ लेना। आते हैं अब हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है अभी हमारा, on comparing the ratio a1/a2, b1/b2, c1/c2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। यानी कि आपको बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे चेक कर लेते हैं। 3x प्लस 2y इक्वल में 5। दूसरी इक्वेशन क्या है 2x माइनस 3y इक्वल में 7। सबसे पहली चीज ध्यान रखने वाली, मैंने आपको बताया था जब मैंने फर्स्ट पार्ट में इसके जनरल इक्वेशन बोली थी, तो उसमें मैंने बताया था आपको यहाँ पे 0 होना चाहिए।
तो यहाँ पे 0 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 को यहाँ माइनस का लेकर आओगे और यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखना पहले इक्वेशन को जनरल फॉर्म में चेंज करना है, तो ये 7 यहाँ के माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे 0 बचेगा। जनरल इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब इसके बाद लिखो a1 a2 की वैल्यू, a1 अपॉन a2 डायरेक्ट कर देता हूँ। a1 की जगह 3, a2 की जगह 2। अब b1 अपॉन b2 निकालो, a1 की जगह 2 सॉरी b1 की जगह 2 और b2 की जगह माइनस का 3। क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल नहीं है, 3 अपॉन 2 है, ये 2 अपॉन 3 है ना। तो यानी कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये इसमें क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है ना। तो मैंने कहा था अगर सॉल्यूशन है तो वो हमारा कंसिस्टेंट होगा। तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये खत्म आपका। उसके बाद बस इतना ही करना है। अच्छा, इसका थर्ड पार्ट और देखो एक बार, वो थोड़ा फ्रैक्शन में दे रखा है ना, तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाएं। मैं एक बार इसका थर्ड पार्ट और कराता हूँ। 3/2x प्लस, एक मिनट ज्यादा नीचे लग गया प्लस, है ना, प्लस 3 नहीं 5 है, 5/3y इक्वल में 7। ये इक्वेशन 1 हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या है, 9x माइनस 10y इक्वल में 14। तो फिर वही पहले इसको जनरल इक्वेशन में चेंज कर लो। तो 3x/2 प्लस 5/3y और ये इधर आके माइनस का 7 हो जाएगा। और यहाँ पे 9x माइनस का 10y माइनस का 14 इक्वल में 0 हो जाएगा। चलो अब a1/a2 निकालते हैं पहले। a1 की वैल्यू 3/2 और a2 की वैल्यू कितनी है, ये रही 9, है ना। भाई a1 तो ये हो गया मेरा और a2 ये हो गया। अब क्या हम 9 के नीचे अपॉन में 1 लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। अब इसमें देखो क्या करना होता है, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं और अंदर वाली वैल्यू को अंदर वाली से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए जी शुरू करें। तो 3 को 1 से करेंगे 3 1 जा 3 और 2 को 9 से करेंगे 2 9 जा 18। अब ये कट जाएगा, 3 1 जा 3 3 6 जा 18। आपका a1/a2 आ गया 1/6। अब b1 अपॉन b2 निकाल लेते हैं, b1 अपॉन b2। चलो b1 कितना है आपका 5/3 और b2 कितना है आपका माइनस का 10। अगेन नीचे 1 लगाएंगे, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, आई मीन ये ऊपर और नीचे। तो 5 को 1 से करा 5 और 3 को 10 से करा माइनस का 30। ये कट के कितना आ जाएगा, माइनस का 1/6। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है। तो इसका मतलब a1/a2 अगेन नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड कंडीशन हो गई। तो इसमें क्या है, इसमें भी वही आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि भैया वन सॉल्यूशन वाली कंडीशन आ गई इसलिए, ठीक है। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी कि पहले तो ये चेक करो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ के द्वारा इसको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। मतलब वैल्यूज निकालनी है ग्राफ से इसकी। इसमें कोई और भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप लोग पूछ लेना मेरे से, ठीक है। मैं पूरे क्वेश्चन करके दिखाऊं क्या? चलो फिफ्थ और कर देता हूँ अगर डिमांड है तो आप लोगों की। इसका फिफ्थ और कर देता हूँ, वो थोड़ा टफ सा वैसे ही है ना, फ्रैक्शन में ही है, तो कर लेते हैं। चलो फिफ्थ क्वेश्चन भी एक बार। तो क्या है फिफ्थ क्वेश्चन, बुक का है मेरी, एक मिनट थोड़ा सा टाइम देना, मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ ना। कौन सा क्वेश्चन था वो, थर्ड का फोर का, थर्ड का था आई थिंक। एक मिनट का टाइम देना बच्चों बस खाली। सॉरी, मैं बस खाली ये लिख लेता हूँ ना, इक्वेशन जो बनाई थी मैंने। हम्म, चलो मैं वहीं से ही देख लेता हूँ, इसमें बुक में थोड़ा कंफ्यूजन सा हो रहा है, वो ऑनलाइन बुक ओपन कर रखी है ना मैंने, इसलिए। चलिए अब करते हैं 4/3x प्लस 2y, 4/3x प्लस 2y इक्वल में 8। ये इक्वेशन नंबर 1 है आपकी। और दूसरे 2x प्लस 3y इक्वल में 12, 2x प्लस 3y इक्वल में 12, ठीक है। चलो पहले जनरल इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं। तो ये 8 इधर आके माइनस का हो जाएगा
और ये इधर आके माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब वही a1/a2, तो a1/a2 यानी कि 4/3 उसके अपॉन में 2, फिर नीचे आप 1 लगा सकते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो 4 और ये 2 3 जा 6, कट के कितना आ गया, 2/3 आ गया। ठीक है, अब b1/b2 निकालो, b1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 3, अच्छा ये भी इक्वल आ गया। चलिए अब c1/c2 निकालो, माइनस का 8 और माइनस का 12, माइनस से माइनस कट गया, 4 2 जा 12, 4 3 जा, सॉरी 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, ये भी 2/3 आ गया, यानी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो ये क्या हो गया आपका, कंसिस्टेंट हो गया ये वाला भी। ठीक है, क्योंकि इसमें मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन आई है। चलो अब इसे मैं एक बार और बता देता हूँ यहाँ पे, है ना, इसमें भी सेम वही करना है। पार्ट 1, पहले आपको यही चेक करना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। उसके बाद अगर कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो ये मैंने डायरेक्ट चेंज कर दिया। ठीक है, जनरल इक्वेशन में लिख दिया इनको। यहाँ पे 5 था, प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 10 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। चलिए अब a1/a2 1/2, 1 क्यों भाई, इसके आगे कुछ नहीं है ना, तो जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है। अब b1/b2 वो भी 1/2, अब c1/c2 माइनस का 5 अपॉन माइनस का 10, माइनस से माइनस कट गया, कट के ये भी 1/2, तीनों इक्वल आ गए। तो इसका मतलब a1/a2 इक्वल में b1/b2 इक्वल में c1/c2, तो कंसिस्टेंट है। और अगर कंसिस्टेंट है तो आपको इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला वही x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल में 0, तो यहाँ से x को दे रहने दो, और ये 5 माइनस वाई ये दोनों इधर आके साइन चेंज कर लेंगे, तो y प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और 5 माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। सेम ऐसे ही दूसरे वाले को भी कर सकते हैं। ये माइनस का 10 इक्वल में 0 दे रखा है, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालोगे तो देखो 10 पहले इधर ले आओ, ये हो जाएगा प्लस का, फिर 2y इधर आ जाएगा, हो जाएगा माइनस का, और 2 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। चलो ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा था, कोई नहीं, स्टेप बाय स्टेप कर देता हूँ। 2x प्लस 2y, 10 इधर आके प्लस का हो गया, अब 2x इज इक्वल टू 10, ये इधर आके माइनस का 2y हो गया, अब x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y अपॉन 2 हो गया। ठीक है, अब वही वैल्यू पुट करते जाओ, दो ग्राफ बना लेना ऐसे करके, टेबल अपनी पहले टेबल बना लेना ऐसे, और फिर आप ग्राफ बना लेना। ग्राफ बनाना तो मैंने सिखाई दिया है आप लोगों को। ठीक है, तो कर लोगे आराम से, और ध्यान रखना 3 वैल्यू बनानी है। अच्छा हाँ, एक चीज याद आई, मैंने आपको ये नहीं बताया कि 3 ही वैल्यू की लेनी होती है ना। आओ समझते हैं अब इस चीज को थोड़ा सा। मान लो मैंने एक ग्राफ बनाया इस तरीके से, है ना, ग्राफ सही है या नहीं ये आपको कैसे पता चलेगा, ग्राफ सही है या नहीं ये आपको पता चलेगा कि उसके सॉल्यूशन कितने हैं। एक मिनट रुको, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। क्या हो गया ये, अच्छा अच्छा ओके, ठीक है कोई नहीं, चलो ये डिलीट नहीं हो पाएगा फिलहाल अभी। ओके कोई दिक्कत नहीं, मैं वैसे ही इरेज कर देता हूँ। एक मिनट देना बस खाली। हाँ, इतने सुनो, देखो मैंने आपसे क्या बोला, मैंने कहा कि ग्राफ जो होगा हमारा, ये मिटा दूं मैं। चलिए, अब यहाँ पे थोड़ा स्पेस मिल गया हमें, अब यहाँ पे हम आराम से ग्राफ बना के आपको इजीली दिखा सकते हैं। तो देखो मैं बोल रहा था कि आपको दो ही सॉल्यूशन क्यों नहीं निकालने होते, 3 सॉल्यूशन क्यों निकालने होते हैं। ठीक है, 2 सॉल्यूशन नहीं निकालोगे, 3 ही निकालोगे हमेशा। 4 भी निकाल सकते हो, 5 भी निकाल सकते हो, लेकिन इतने ज्यादा क्यों करने, आपका 3 से ही आंसर हो रहा है तो फिर 4 5 पे जाना ही नहीं है। लेकिन 2 से थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, वो क्या कंफ्यूजन रहेगी, अब देखो ग्राफ मैंने आपको बताया, ग्राफ आपको अगर पता करना हो कि आपका ग्राफ सही है या गलत है, तो जो लाइन ड्रॉ होगी ना पॉइंट से, ये जो पॉइंट पॉइंट जो होते हैं वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी। क्या होगी, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी। अब ये बताओ, अगर आप दो ही पॉइंट बनाओगे तो वो दो पॉइंट तो कहीं से भी आप ले लो हमेशा स्ट्रेट ही जाएगी फिर। जैसे ये दो पॉइंट लिए थे, एक ये और एक ये, लेकिन अगर मैं ये यहां ना लेके मैं यहां ले लूं, अब भी लाइन स्ट्रेट जा सकती है ऐसे करके, है ना, और अगर मैं यहां ना लेके यहां ले लूं, अब भी लाइन स्ट्रेट जा सकती है ऐसे करके, है ना। तो मतलब क्या है कि अगर दो आंसर्स होंगे तो दो वैल्यू से आप ग्राफ अपना पहचान नहीं सकते कि सही है या गलत है, तो इसलिए आप 3 बनाओगे। अब देखो 3 से
अगर आपके तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं ऐसे करके, तो आपकी जो आपका जो ग्राफ बनेगा एक स्ट्रेट लाइन आएगा और आपको कंफर्म रहेगा कि हाँ भी ये ग्राफ सीधा है बिल्कुल, तो आंसर ठीक है। अगर एक भी टेढ़ा हुआ, लाइक पहला यहां आ गया, दूसरा यहां आ गया, तीसरा यहां आ गया, तो देखो अब अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा ना, तो एक छूटेगा जरूर। अब ये वाला छूट गया। अगर मैं कहूं कि नहीं मैं इन दोनों को मिला लेता हूं, तो ये वाला छूट गया। अगर मैं कहूं इन दोनों को मिला लेता हूं, तो ये वाला छूट गया, है ना। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ भी आपका ग्राफ सही नहीं है। इसलिए हमेशा 3 सॉल्यूशन ही निकालने चाहिए। ठीक है, 4 से भी पता चल जाएगा बिल्कुल, चौथा इधर आएगा, पांचवा इधर आएगा, मतलब एक ही लाइन में आएंगे सारे। लेकिन 4 और 5 करके टाइम क्यों खराब करना, 3 मिनिमम होने चाहिए बस खाली। ठीक है, तो 3 ही रखो आप, उसी से अपना आंसर निकाला करना। चलिए अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। कह रहा हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। यानी कि एक गार्डन दे रखा है और बोला गया है कि उसकी जो लेंथ है वो उसकी विड्थ यानी कि ब्रेथ से 4 ज्यादा है। आंसर तो देखो, अगर मान लेते हैं कि हमारी जो विड्थ है अगर वो x है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी x+4, क्योंकि 4 ज्यादा है वो, है ना। अब पूरा पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपका होता है 2 ब्रैकेट में l+b, ये पेरीमीटर होता है। लेकिन इनने क्या बोला है, हाफ पेरीमीटर, तो इसको 2 से डिवाइड कर दें, फिर इसे भी करना पड़ेगा, तो ये 2 से 2 कट गया, तो यानी कि हाफ पेरीमीटर का आंसर कितना आ गया, सिर्फ l+b। और हाफ पेरीमीटर हमें दिए कितना है 36, ये देखो ये दे रखा 36 आपको हाफ पेरीमीटर, यानी कि l+b की वैल्यू दे रखी है आपको 36, और इसमें b क्या है, w को ही b कहते हैं। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लो। 36 ऐसे ही रहेगा आपका, l की जगह क्या लिखना है आपको, l कितना है बेटा आपका x+4, l की जगह x+4 लिख दो, b कितना है आपका x इक्वल में 36। अब ये x और x, एक मिनट, ये 2 वेरिएबल था ना, मैंने 1 वेरिएबल से सॉल्व कर दिया एक्चुअली से। हाँ बिल्कुल, देखो एक्चुअली क्या है ना, मैं कंपटीशन एग्जाम के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, तो इस वजह से मैंने इसके अंदर 1 वेरिएबल यूज कर लिया। हम मैं एक ही क्वेश्चन को बहुत सारे तरीकों से कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वही थोड़ा हो गया कि मुझे ध्यान से निकल गया कि 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन है हमारा, है ना, इसलिए मैंने इसको 1 वेरिएबल से सॉल्व करना शुरू कर दिया। अब 1 वेरिएबल से भी कर सकते हो, 2 वेरिएबल से भी कर सकते हो। तो अब हम क्या करें, तो अब देखो, अब हम ये करेंगे कि लेंथ मानेंगे, अगर मैं ब्रेथ को x मानूं तो लेंथ को y मानूंगा। ठीक है बेटा, अब देखो, अब क्या करें हम, भाई क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि दोनों का डिफरेंस 4 है ना, भाई बोला लेंथ ब्रेथ से 4 ज्यादा है, मतलब क्या है कि दोनों का डिफरेंस 4 है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे पहले x क्यों नहीं लिखा, पहले y क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है लेंथ ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है मतलब लेंथ बड़ी है, और लेंथ मैंने किसको लिया है, y को, इसलिए y को पहले लिखना पड़ेगा, बड़ा नंबर हमेशा पहले आता है, इसलिए y-x लिखा है। ठीक है, अब हाफ पेरीमीटर 36 दे रखा है, तो अभी मैंने देखो आपको यहाँ पे करके दिखाया था कि पूरा पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l+b, है ना, पूरा पेरीमीटर जो होता है। लेकिन अगर आधा पेरीमीटर चाहिए तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो हाफ पेरीमीटर क्या आ जाएगा, x+y = 36, क्योंकि हाफ पेरीमीटर 36 दे रखा है। तो यहाँ पे आप x+y की जगह y+x लिख दो इक्वल में 36। ठीक है, अब आप इसको जिस मेथड से चाहे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे शायद ग्राफिकली बोला हो या जैसे भी करना हो, चलो मैं कर ही देता हूँ। ठीक है, देखो मैं करूंगा कैसे, ये x माइनस का ये x प्लस का है, काट सकता हूँ, इसे कहता है एलिमिनेशन मेथड, आगे कराऊंगा, है ना। अभी इसके बाद नेक्स्ट इसके बाद सेकंड एक्सरसाइज जो कराऊंगा उसमें है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, फिलहाल मैं आपको ऐसे करके बता देता हूँ कि x कट गया, 0 हो गया, y और y जुड़ जाएगा, 2y हो जाएगा, और 36 और 4 जुड़ के 40 हो जाएगा, तो y = 40/2 कट के आ गया 20, तो y की वैल्यू आ गई 20, यानी कि जो आपकी लेंथ है वो आ गई 20। अब आपको ब्रेथ निकालनी है, तो भाई x+y कितना दे रखा था 36, तो अगर y की वैल्यू 20 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी, तो आपकी ब्रेथ जो है वो कितनी आ गई 16 आ गई, और आपका आंसर आ गया खत्म, है ना। तो ऐसे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं इजीली, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, एक इक्वेशन आपको दे रखी है, ये रही 2x
प्लस 3y माइनस का 8 इक्वल में 0। क्या कह रहा है अब? कह रहा है एक इक्वेशन अपनी तरफ से लिखो और इस तरह से लिखो कि जो बनेगा वो आपका इंटरसेक्टिंग लाइन बने। जो ज्योमेट्रिकली अगर उसको रिप्रेजेंट करे तो लाइन कैसी होनी चाहिए? इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए। इंटरसेक्टिंग के लिए बेटा कंडीशन क्या होती है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, है ना? तो आप a1 a2 तो देखो ये तो फिक्स है, ये तो चेंज नहीं हो सकते। लेकिन जो आप b1 b2 लिखोगे वो ऐसी वैल्यू लिखना ताकि वो बराबर ना आए, ताकि वो बराबर ना आए। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6 लिख दूं, तो देखो ये कट के 1/2 और दूसरा भी कट के 1/2 बराबर आ गया ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये नहीं लिखना, है ना, क्योंकि इंटरसेक्टिंग चाहिए ना। इंटरसेक्टिंग में तो बराबर नहीं होते। अगर मैं ये लिखूंगा तो बराबर हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी, कुछ भी। यहाँ पे 3 लिख दो, यहाँ पे 4 लिख दो, बस ठीक है। इक्वल में आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, या फिर इक्वल में ले लो, या फिर यहाँ पे माइनस में लिख दो। कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है कि a1 a2 b1 b2 बराबर नहीं आने चाहिए। लाखों इक्वेशन लिख सकते हो आप, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। 2x प्लस 7y लिख दो, इससे भी बराबर नहीं आएंगे। x प्लस 9y लिख दो, इससे भी बराबर नहीं आएंगे। मतलब कुछ भी लिख सकते हैं हम, क्लियर है। फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब बोला लाइन पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल में क्या होता है कि पैरेलल में a1 a2 तो इक्वल होते हैं और b1 b2, समझो दोबारा से कि पैरेलल में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 ये तो इक्वल होता है, लेकिन c1 c2 इक्वल नहीं होते। तो अब आपको ऐसी वैल्यू लिखनी पड़ेगी कि ये दोनों तो बराबर हों लेकिन ये बराबर ना हो। अब कुछ भी लिख दो आप, है ना, बराबर करने के लिए। तो देखो इतना तो कंफर्म है कि अगर इसे इक्वल लिखना है तो मैं इसे अगर 6x लिख दूं तो 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 1/3 ही आना चाहिए, यानी कि 1/9 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे नहीं आना चाहिए 1/3। तो यहाँ पे कुछ भी लिख दो फिर, बस बराबर नहीं होना चाहिए वाला ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इससे 1/3, इससे भी 1, इससे 1/3, इससे भी 1/3, और इससे आएगा 8/7। तो a1 a2 तो इक्वल होगा, लेकिन मतलब a1 a2 b1 b2 तो इक्वल होगा, लेकिन c1 c2 इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो आपका सेकंड कंडीशन हो जाएगी। थर्ड में क्या कह रहा है? कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि अब तीनों ही बराबर होने चाहिए। अब तीनों ही बराबर होने चाहिए। तो 2x प्लस 3y माइनस का 8 इक्वल में 0, तो कर लो बराबर। ये लो जी, 4x प्लस का 6y माइनस का 16 इक्वल में 0। अब देखो इसे काटो 1/2, इसे काटो 1/2, इसे काटो 1/2, और माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा वो। तो आ गए ना सारे बराबर, बस खत्म, सिंपल था, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है अब इसके अंदर, ठीक है। क्या कह रहा है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन ये एंड ये, determine the coordinate of vertices of a triangle formed by these line and the x-axis and shade the triangle region। तो देखो क्या कह रहा है, ये दो इक्वेशन दे रखी है आपको, एक ये और एक ये। कह रहा है दोनों का ही ग्राफ बनाओ, ठीक है। ग्राफ बनाना अपने आ गया, आप लोग बना सकते हैं। देखो मैं इसका ग्राफ एक बार वैल्यूज निकाल के दिखा देता हूँ, ग्राफ नहीं बना रहा, मैं वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये 12 इधर के प्लस का हो जाएगा और 2y इधर के माइनस का 2y हो जाएगा। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y अपॉन में 3। अब यहाँ पे y की वैल्यू कुछ भी रखो, y की वैल्यू कुछ भी रखो, x की वैल्यू आ जाएगी। अब कुछ भी क्या रखोगे आप? कुछ भी में अब यहाँ पे कुछ भी मत रख देना, कुछ भी में ऐसी वैल्यू लिखना ताकि आपके लिए भी आसानी रहे। जैसे ये x और ये y है, यानी कि y की जो वैल्यू रखोगे यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू लिखना जिससे सॉल्व करके वो 3 से डिवाइड होकर एक इंटीजर नंबर आए, डेसिमल में नहीं आए। डेसिमल में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो देखो अगर मैं y की जगह 0 लिख दूं, y की जगह 0, तो ये पूरा 0, है ना, ये पूरा 0 हो जाएगा। क्या बचा? खाली 12 और 3 4 जा 12, यानी कि x की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है। ये कट जाएगा ना इससे, 3 4 जा 12, तो ऐसे x की वैल्यू 4 आ गई। अब y की जगह क्या लिखूं? ऐसी ही कुछ वैल्यू और सोचो जिससे कट जाए आराम से, है ना। तो अब y की जगह में क्या लिख सकते हैं? आओ देखते हैं अब क्या लिखें। अगर मान लो मैं यहाँ पे 3 लिख दूं, कितना? 3। अगर y इज इक्वल टू अब 3 ले लूं, तो देखो ये 2 3 जा 6 हो जाएगा ना। फिर 12 माइनस 6/3, तो 6/3 कट के क्या आ गया? 2। तो ये लो जी 2 हो गया, है ना। समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड।
अब क्या रखूं, एक और वैल्यू लिख दो यहाँ पे। अगर मैं y की जगह 6 लिख दूं तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, 6 लिखेंगे तो 2 6 जा 12 हो जाएगा, अपॉन में 3, 12 माइनस 12 0 अपॉन 3 कट के 0। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आप इसको ग्राफ पे बनाओगे ऐसे करके। x की वैल्यू 0, मैं चलो बना ही देता हूँ इस पूरे को यार, है ना। 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे माइनस की वैल्यू होती है, यहाँ पे भी माइनस की वैल्यू होती है। चलो x की जगह 4, y की वैल्यू 0, यहाँ पे डॉट हो जाएगा। x की जगह 2, y की वैल्यू 3, x की जगह 2, y की वैल्यू 3, यहाँ पे हो जाएगा, है ना, इधर कहीं आ जाएगा। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, यहाँ पे कहीं आ जाएगा। ठीक है, अब इसे मिलाएंगे हम, तो कुछ इस तरीके से एक स्ट्रेट ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, मेरा स्ट्रेट बन नहीं पाएगा, पता है क्यों, है ना, क्योंकि मैं इस पर बना नहीं पाता हूँ थोड़ा सा, इसलिए इसे हटा ही देते हैं, पहले ही ठीक था। हाँ, ये कुछ इस तरीके से बन गया। अब जो दूसरा ग्राफ बनाऊंगा इस वाले का, इसका भी ग्राफ बनाना पड़ेगा। मान लो वो ग्राफ आ गया आपका कुछ इस तरीके से, ये चला गया आपका वो वाला ग्राफ। ठीक है, अब क्या है, इसने बोला है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस और ये जो दो ग्राफ बने, ये वाला और ये वाला, इनसे एक ट्राइंगल बनेगा। देखो ये बन रहा ट्राइंगल, है ना, एक्स एक्सिस के साथ बोला था ना उसने। तो ये देखो, ये एक्स एक्सिस के साथ मैं दोनों ग्राफों से ट्राइंगल बना रहा हूँ ना, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको आराम से कि हाँ ठीक है, ये रहा, ये एक ट्राइंगल बन गया। अब इस ट्राइंगल के वर्टिसेस बताने हैं आपको क्या होंगे। वर्टिसेस क्या होते हैं, ये कॉर्नर, ये ठीक है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं आपको एक तरीके से। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे बता सकते हैं आप लोग, भाई यहाँ पे x की और y की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 4, y की वैल्यू क्या है 0, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। यहाँ पे x की वैल्यू जो होगी वो लिख दो, y की वैल्यू जो होगी वो लिख दो। सिमिलरली यहाँ पे x और y की वैल्यू लिख दो। ठीक है, तो ये आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। इसमें एक और चीज आती है, देखो इसमें बोला शेड कर दो उसको, तो ये मैं ऐसे करके शेड कर दूंगा इसे, है ना, पूरे ट्राइंगल को यहाँ पे भी। लेकिन कभी कभी क्या आता है कि इसका एरिया भी निकालो। ठीक है, इस ट्राइंगल का एरिया भी निकालो, तो कैसे निकालोगे, देखो ये क्या परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, एक परपेंडिकुलर हो गया। अब ये कितना होगा, यहां से ऐसे नाप लेंगे, है ना, कि भाई x के लिए तो ये हो गया 2, यहां से यहां तक, है ना, तो x की वैल्यू तो हो गई 2, और सॉरी x की मतलब परपेंडिकुलर लो आप पहले, कितना है परपेंडिकुलर तो हो गया 3। अब बेस कितना होगा, ट्राइंगल यहां से यहां तक का, यही तो है बेस पूरा। तो ये गिन लो कितने स्टेप हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि एक तरीके से बेस आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेस गिन लेना कितना है, ये हाइट गिन लेना कितनी है, और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा देना 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, जो बेस होगा वो लिख देना और जो हाइट होगी वो लिख देना। मान लो बेस है आपका 6 और हाइट है आपकी 3, बेस कितना है 6, तो ये कट जाएगा, 2 3 6, 3 3 जा 9, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने बाकी फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिससे वो लोग भी इजीली इस वीडियो को देख सकें। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो यही कंप्लीट करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।